यदि आप भारत देश में रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जल्द ही शुरू होने वाली है जनगणना 2024। क्या-क्या दस्तावेज जरूरी होंगे, हर किसी के लिए क्यों जनगणना है महत्वपूर्ण, भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आइए हम स्वागत करते हैं और देखते हैं जनगणना 2024 से महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, भारत सरकार द्वारा 2024 की जनगणना को डिजिटल तरीके से करने का निर्णय लिया गया है, यानी कोई इसमें दस्तावेज लिखित रूप में जो जनगणना अधिकारी होगा उसे जरूरत नहीं होगी। उसके पास लैपटॉप या फिर ये मोबाइल होगा या फिर टैबलेट होगा, उसकी सहायता से जनगणना के आंकड़े दर्ज होंगे। जनगणना 2024 के तहत जनगणना प्रक्रिया को कागजी दस्तावेजों के बजाय डिजिटल डाटा संग्रहण के माध्यम से संचालित किया जाएगा। डिजिटल तरीके से बदलाव जनगणना को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगा, यानी आपको वैसे देखा 18 महीने में जनगणना करना है, तो इसी वजह से ये समय इसमें उसमें तय करेगा कि जल्दी से जल्दी इसमें जनगणना आपकी हो जाए। 2021 में होने वाली जनगणना को कोविड-19 महामारी और अन्य तकनीकी कारणों से 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जो कि अभी अब समय आ चुका है जनगणना का। देखिए, जनगणना के जो महत्वपूर्ण चरण होंगे, वो उसमें पहला चरण होगा हाउस लिस्टिंग और एन्यूमरेशन, यानी गृह सूची और जनगणना, जनसंख्या गणना, ठीक है ना? होगा, जिसमें घरों का पंजीकरण किया जाएगा। पहले चरण में जो होगा वो हाउस लिस्टिंग की जाएगी और घरों का पंजीकरण किया जाएगा। दूसरा जो चरण होगा वो वास्तविक जनसंख्या की गणना होगी, जिसमें हर व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी। यानी पहले कोई भी जनगणना होगी तो आपके लिए उसकी उसके गृह से संबंधित जानकारी देनी होगी, घर से संबंधित जानकारी देनी होगी, उसके बाद आप उससे संबंधित सदस्य से संबंधित जानकारी देनी होगी। यह प्रक्रिया देश भर में 3.3 मिलियन जनगणना कर्मियों द्वारा होगी और इसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है दोस्तों। देखिए, अब है इम्पोर्टेंट ये है कि जनगणना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन होंगे। तो आवश्यक जो दस्तावेज हैं वो आधार कार्ड, पहचान और निवास की पुष्टि के लिए, वोटर आईडी कार्ड, नागरिकता और उम्र की पुष्टि के लिए ध्यान दीजिए, राशन कार्ड, परिवार के सदस्यों की संख्या और आय की जानकारी के लिए, पासपोर्ट यदि लागू हो तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का प्रमाण और अतिरिक्त जानकारी के लिए, पैन कार्ड वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए। ये तो महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे। उपरोक्त दस्तावेज की मदद से जनगणना अधिकारी नागरिकों को सही जानकारी दर्ज करेंगे, जिससे सरकार की नीतियों और योजनाओं को बनाने में भी मदद मिलेगी दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखें कि ये जनरल दस्तावेज होते हैं जो हर किसी के पास रहते हैं, ठीक है? और यदि नहीं भी हैं, यदि इन दस्तावेज यदि किसी के पास उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा? देखिए, यदि किसी के पास कागज नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति के पास जनगणना के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि नहीं होंगे तो घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। जनगणना के दौरान दस्तावेजों की कमी होने पर जनगणना कर्मी उस व्यक्ति की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। जनगणना का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को जानकारी एकत्रित करना है, चाहे उनके पास आवश्यक दस्तावेज हों या ना हो। ऐसे मामलों में जनगणना कर्मी मौखिक जानकारी के आधार पर भी डेटा एकत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा दस्तावेजों की कमी होने पर स्थानीय प्रशासन की मदद से भी जानकारी को सत्यापन किया जा सकता है। तो यदि ये नहीं है, लगे यदि हों तो अच्छी बात है, कागज नहीं है तो कोई बात नहीं है। अच्छी अच्छी बात ये है कि यदि आपके पास है तो उसमें सही-सही जनगणना हो जाएगी आपकी। देखिए, जनगणना क्यों है महत्वपूर्ण? जनगणना के आंकड़े सरकार की विभिन्न योजनाओं और संसाधनों के वितरण वितरण के लिए अहम होते हैं। यह जानकारी विभिन्न सरकारी सेवाओं, सामाजिक योजनाओं और विकास परियोजनाओं को लागू करने में मदद करती है। यदि आपको सरकारी लाभ लेना है तो अभी जो जनगणना चल रही है 2011 की चल रही है, उसी के हिसाब से ही क्या है, किसी को आवास दिए जा रहे हैं, किसी को कुछ, तो इस प्रकार है। उदाहरण के लिए राशन वितरण योजना, ग्रामीण विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसी जैसी योजनाएं जनगणना पर आधारित होती हैं। इसके अलावा जनगणना से देश की साक्षरता दर, बेरोजगारी, जनसंख्या घनत्व और लिंग अनुपात जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी डेटा मिलता है। इसके आधार पर सरकार सामाजिक और आर्थिक नीतियों का निर्माण
करती है। तो ध्यान दीजिए, इससे साक्षरता दर, क्योंकि उसमें पढ़े लिखे की जानकारी भी उपलब्ध होती है, बेरोजगारी, आप क्या करते हैं, जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना, लिंग अनुपात जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर डेटा मिलता है। इसलिए जनगणना बहुत आवश्यक होती है, सरकार के लिए भी और संबंधित व्यक्ति के लिए भी। देखिए, अभी जनगणना जो देरी हुई है, वो जनगणना 2021 को कई बार स्थगित किया गया था। इससे सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खासकर कोविड-19 महामारी के चलते कई देशों ने अपनी जनगणना स्थगित की है, लेकिन भारत में इसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। विद्वानों के अनुसार जनगणना 2021 की देरी ने सरकार के कई अहम फैसलों पर असर डाला है, क्योंकि वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे डेटा 2011 का ही डेटा आधारित है, जो अब पुराना हो चुका है। ठीक है ना। अब 2011 की तो बात बहुत हो गई, 2011 से 2024 में तो क्या क्या बदलाव हो गया है दोस्तों, इस पर ध्यान देने की बात है। अब कुछ जनगणना से महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम। भारत में पहली जनगणना 1881 में हुई थी। यह जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ध्यान दीजिए, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो मेयो ठीक है ना, मेयो के शासनकाल में भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना हुई थी। 1949 के बाद से जनगणना का काम भारत के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। 1949 के बाद 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई जाती हैं, जो कि 10 साल में होती हैं। अब किसी कारण से अभी नहीं हो पाई है, कोविड मोविड कई सारी, ठीक है ना, सीसीएमईसीए के बराबर के कारण। जो देश की 16वीं जनगणना होनी थी, वो वर्ष 2021 में संपन्न होनी थी। यानी जो जो 2024 में होनी है, वो भी 16वीं ही होगी। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 2021 की तो अभी शासन पूरी ही नहीं कर पाई है। तो दोस्तों, हमने ये जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ये पॉइंट देखे, और हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको इसमें कुछ सुझाव देना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट कर सकते हैं। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।